तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में कि नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो मैंने बताया तुम लोगों को कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड, मतलब दोनों तरफ से देखा आया जा सकता है। मतलब तुम्हारे पास ए और बी है, रिएक्टेंट है, तो आराम से वो सी डी बनाएगा और इक्विलिब्रियम बन जाएगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, सी डी तुम्हारे पास है, प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, तो उधर से भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, ए भी मिल जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों तरफ से हो सकता है। दूसरी बात बताया था मैंने, जो ये इक्विलिब्रियम है डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक मतलब होता है ये ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर रेट क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे कि मान लो, सपोज करो कि दो बाइक को सामने सामने टकरा दे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दोनों बाइक को क्या कर दो, आमने सामने टकरा दो, तो दोनों बाइक को टकरा के गाड़ी बंद कर दो। बोलो, दोनों बाइक को टकरा के सामने सामने क्या कर दो, बंद कर दो। तो गाड़ी चल नहीं रही है, चल रही है नहीं ना, चल रही है जी। यहाँ पे गाड़ी बंद है, रुका हुआ है, रेट इसके अंदर नहीं है, लेकिन दोनों का पोजीशन क्या है, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम है। लेकिन दूसरी बात क्या कर दो, दोनों गाड़ी को स्टार्ट कर दो, दोनों गाड़ी को स्टार्ट कर दो, फिर भी दोनों रुका रहेगा। मान लो इस तरीके से ब्रेक व्रेक लेके बैठा हुआ है कि दोनों रुका हुआ है, उस जगह से हिल नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, गाड़ी रुका भी हुआ है। दो टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है, या तो एक स्टैटिक मतलब बंद हो जाए, मतलब दोनों गाड़ी रुका हुआ हो, बंद हो, गाड़ी एकदम एक दूसरे को ठेल के बैठा हुआ। दूसरी बात क्या है कि गाड़ी स्टार्ट हो लेकिन दोनों का पोजीशन सेम हो, मतलब दोनों जितना पावर ये लगा रहा उतना ही पावर ये लगा रहा हो, तो दोनों को दोनों क्या हो, रुका ही हुआ हो। लेकिन वहाँ देखोगे तो गाड़ी बंद नहीं है, गाड़ी चल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है इसमें डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक मतलब बोलेंगे इसमें कि वो चीज़ें जो है चल रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, मतलब जो रेट आगे वही रेट पीछे। ठीक है, जो रेट आगे है वही रेट पीछे है। और इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टैटिक में क्या होता है कि रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब उसमें रेट नहीं होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन रहा होगा, उसमें रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। तो वो रुक जाएगा तो भी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है दोनों तरफ का सेम हो जाएगा। या फिर दोनों चलते रहे, दोनों क्या रहे, चलते रहे, और अमाउंट और दोनों का रेट क्या हो, सेम। उस समय भी दोनों का अमाउंट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। उसे कोई समझाने के लिए साइंटिस्ट था, उसने एक एग्जाम्पल लिया। देखो FeNO3 क्या है, ये फेरस नाइट्रेट, और एक है KACN, मतलब ये है पोटासियम क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनेट। ये क्या है, पोटासियम थायोसाइनेट। तो ये क्या बना रहा है तुम्हारा, ये बना रहा है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है इस टाइप से, और ये बन रहा है मान लो। एंड अदर सेवरल स्पीसीज आर फॉर्म, और बहुत सारे स्पीसीज होगा जो बनेगा, लाइक FeHCN, ऑल आर रेड, सारे क्या है, रेड होंगे। नाउ इफ वी ऐड KNO3, अगर हम लोग KNO3 ऐड करेंगे कहाँ पे, इन मतलब इक्विलिब्रियम बन गया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, KNO3 ऐड कर रहे हैं, तो दिस इक्विलिब्रियम, देन द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस, which means that reaction will going in backward direction. On the other hand, if we add FeNO3, then the reaction will go on forward direction, intensify the red color. देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग KNO3 डालते हैं, मतलब इधर इस इक्विलिब्रियम बन जाने के बाद अगर हम यहाँ पे KNO3 का एडिशन करते हैं तो रिएक्शन पीछे जाने लगता है। KNO3 को जैसे ऐड करते हैं तो रिएक्शन क्या होने लगता है, पीछे आने लगता है। मतलब जैसे ही अमाउंट डिस्टर्ब करोगे किसका, प्रोडक्ट का, क्योंकि क्या होता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। भैया इसका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, रेट का इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट का इतना होना चाहिए। अगर आपने उस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को अगर डिस्टर्ब किया आपने, जैसे आपने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया, जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो था, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो कम करने के लिए क्या करेगा, वो पीछे जाएगा, तो रिएक्शन क्या होता है, पीछे आता है। और आपका जो इंटेंसिटी है, इसके कारण रेड कलर आ रहा था, इसके कारण क्या आ रहा था, रेड कलर आ रहा था, तो इंटेंसिटी जो है रेड कलर का वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। सिमिलरली अगर आप FeNO3 थ्राइस डालते हो तो वो फॉरवर्ड आने लगेगा, तो रेड कलर में क्या होगा, और डीप रेड कलर बनने लगेगा, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, रेड कलर आएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये रिएक्शन रुका हुआ रहता, अगर रिएक्शन नहीं चल रहा होता, स्टैटिक होता, तो आप कुछ भी डाल दो उसके अंदर, एक बार रिएक्शन, एक बार इक्विलिब्रियम बन गया, रुक गया, तो आप कुछ भी डाल दो उसके अंदर, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये रिएक्शन चल रहा है, ये डायनेमिक है, मतलब जिस रेट से आगे जाए उस रेट से पीछे आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप कोई से मिलता जुलता कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो बदल जाएगा। अब बदल जाने के कारण क्या होगा, उसको फिर से पुराने से बनाने के लिए क्या करेगा, वो दोबारा से अपने आप को सही करेगा। और सही करने के लिए क्या करेगा, अगर आप प्रोडक्ट डालते हैं तो पीछे भागेगा और रिटर्न डालते हैं तो आगे जाएगा। बोलो, यहाँ तक वो क्लियर है? बोलिए, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे याद रखिएगा, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान रखिएगा बात को, स्टैटिक नहीं होता। ये बहुत जगह पूछ भी देता है ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं, द कैटलिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम बट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दो ध्यान से, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम स्टेट है भैया कि मान लो ऐसा है कि ए गिव इक्विलिब्रियम विथ बी, और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का जो रेशियो है, या बी बाई ए का रेशियो जो है, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ए का जो रेशियो है, अगर वो मान लो 2.5 है, मान लो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ए जो है अगर 2.5 है, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट जो है इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को, ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट डालने के बाद ये 2.5 आ रहा था अब 3.5 आएगा, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट को डालने से उसके रेट को, मान लो सपोज करो कि पहले इक्विलिब्रियम बनने के लिए उसको टाइम लग रहा था 10 मिनट टाइम लग रहा था, तो कैटलिस्ट डालेंगे तो उसी स्टेट को अचीव करने के लिए हो सकता है वो 5 मिनट में होगा, वो 10 मिनट में होता था पहले, अब वो 5 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। क्लियर है बात? या हो सकता है 1 मिनट में अचीव कर ले, लेकिन स्टेट वही रहेगा। स्टेट क्या रहेगा कि बी बाई ए का जो रेशियो होना चाहिए वो 2.5 ही रहेगा। तो इसलिए क्या बोल के रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम कैन अल्टर द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम बट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट चेंज नहीं करेगा। बाय यूजिंग कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव इन डिफरेंट मोर और लेस टाइम, बट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इरिस्पेक्टिव इज सेम एंड द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जो है कंसंट्रेशन जो होगा, रिलेटिव कंसंट्रेशन जो होगा वो सेम होगा, इरिस्पेक्टिव कि आपने उसमें कैटलिस्ट डाला है या नहीं डाला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब उस इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने के लिए रेट फास्ट हो सकता है, टाइम को अल्टर किया जा सकता है। पहले ज़्यादा टाइम इक्विलिब्रियम बन रहा था, अप्रोच कर रहा था, अब हो सकता है कम टाइम में अप्रोच करेगा। लेकिन जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है बी और ए का, या जो भी उसके अंदर उस समय जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो फिक्स होगा जैसे पहले था। बोलो हाँ या ना? अरे बोल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व बाय कंसिस्टेंसी ऑफ सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा मे बी सुटेबल इन द गिवन रिएक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि आप इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, बाई कंस्टेंटली उसको ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब उस रिएक्शन का कलर, भाई कि कलर बढ़ रहा है, कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो गैस का, अगर मान लो रिएक्शन हो रहा है, गैस ही इन्वॉल्व उसके अंदर, प्रेशर इंक्रीज करेगा। या कंसंट्रेशन, मान लो कोई अगर पानी में कोई एक्वा सोल्यूशन में अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, किसी का घटेगा, हो सकता है डेंसिटी घटे बढ़े, टेम्परेचर घटे बढ़े, इफिशिएंसी घटे बढ़े। तो क्या होता है कि गिवन सिचुएशन के कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, आपको इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करना है तो आपको प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी एक्सेट्रा आपको देखना पड़ेगा, ये इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। एंड द फिफ्थ वन क्या देखा, एट इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जो होता है वो जीरो होता है। डेल्टा जी क्या होता है अभी जान लो, डेल्टा जी क्या होता है बस इतना समझ लो कि डेल्टा जी जो होगा वो जीरो होता है। मतलब ए स्पॉन्टेनियस, जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो सिस्टम ना तो स्पॉन्टेनियस आगे होता है ना तो पीछे होता है, मतलब वहाँ पे वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। मैंने बताया था अगर डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है होता है, मैंने बताया तुम लोग को, तो स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन माना जाता है। लेकिन अगर जीरो है तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेता है तो उस समय जो डेल्टा जी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। मतलब उसके अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं रह जाती है, फ्री एनर्जी नहीं है, जो कि यूजफुल काम में हम उसको यूज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अफेक्टेड बाय अल्टरिंग द फैक्टर लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ली चार्टियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ली चार्टियर प्रिंसिपल। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अरे बोलो, कोई दिक्कत? आया समझ में क्या बोला मैंने? तो इक्विलिब्रियम स्टेट को आप अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्रेशर को, जैसे इक्विलिब्रियम बन गया तो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए क्या करेंगे, उसके प्रेशर को बढ़ा दीजिए या कंटेनर छोटा कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, पानी डाल दीजिए, कंसंट्रेशन बदल दीजिए, टेम्परेचर बदल दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट को आप बदल सकते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसी को पढ़ेंगे हम लोग, ली चार्टियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखेंगे एक बड़ा खूबसूरत ही इसका रिलेशन होता है कि आप जो भी चेंज करिएगा इसके अंदर, मान लो इक्विलिब्रियम स्टेट बन चुका है, इक्विलिब्रियम वहाँ बन चुका है, तो आप इसके अंदर जो भी कुछ करिएगा, चेंज करिएगा, तो रिएक्शन अपने अंदर इस तरीके से चेंज करेगा, रिएक्शन जो है अपने अंदर इस तरीके से चेंज करेगा कि जो आपने उसके अंदर जो इफेक्ट डाला है उसको मिनिमाइज कर ले। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो सपोज तुम आराम से खुश हो, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठे हो, कोई खा पी रहे हो मज़े से, तो क्या होता है, पर मान लो तुम्हारे घर में आग लग जाए या कुछ हो जाए, तो घर में चुपचाप बैठा रहते हो, नहीं ना बैठा रहते हो, भी क्या होता है, फिर एक्स्ट्रा कमाओगे आप। मान लो कोई घर में जैसे तुम्हारे पास बाइक थी और चोरी हो गई, तो ऐसा थोड़ी कि बाइक चोरी हो गई तो तुम पैदल चलना शुरू कर दो, नहीं। तो बाइक जब था तुम्हारे पास तो मजे से तुम चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं था, लाइफ में इक्विलिब्रियम बैठी हुई थी। लेकिन जैसे बाइक, मान लो बाइक तुम्हारी चोरी हो गई, या कार ही चलते तो कार चोरी हो गई, या बुक थी बुक फट गई, तो क्या होगा, बुक छोड़ दोगे कि नया, उसके लिए क्या करोगे, नया बुक लेके आओगे या किसी दोस्त से आप रेफर करोगे। तो जो भी चेंज होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, मान लो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुआ है और उसके बाद जो भी कुछ चेंज आएगा उसके अंदर हम कुछ चेंज कर देते हैं बाई चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, तो जो रिएक्शन है वो अपने आप ऐसा चेंज करता है कि जो आपने उसके अंदर चेंज किया है उसको मिनिमाइज कर ले, उसको खत्म कर लेगा। तो यही तुम्हारा ली चार्टियर प्रिंसिपल है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए चलो बनाइएगा इसको, चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्या हुआ, कंसीडर द फ्लोइंग केसेस, ठीक। इक्विलिब्रियम स्टेट हैज अटेंड हो गया। दूसरा में क्या है, फर्नेस है ना, टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। देखो ध्यान से क्या होगा, एक मेटल रॉड को हमने क्या किया, फर्नेस में डाला है, तो क्या होगा, यहाँ वाला जो टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा होगा, बाद वाला उससे कम, उसके बाद उसके कम, और बाद में सबसे कम। बोलो हाँ है ना, ऐसे होगा ना जी। जो फर्नेस सबसे क्लोज होगा मेटल, उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, बाद वाला उससे कम, बाद वाला उससे कम, सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ वाटर बिकम कांस्टेंट। एक बार पानी निकालना शुरू कर दोगे तो एक बार क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर का कांस्टेंट हो जाएगा। बोला है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस वन इज सेम एज दैट इन, बताओ, जो केस वन में जो एनर्जी है किसके बराबर है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ सेकेंड इज सेम एज, बता लीजिए। पहले केस में क्या है, इक्विलिब्रियम बन गया है, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुका है। फर्नेस में अभी रॉड डाले हैं, दो दान से रॉड डाले हैं, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, अलग है, यहाँ टेम्परेचर क्या अलग है, यहाँ टेम्परेचर क्या अलग है, यहाँ टेम्परेचर अलग है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी भरा हुआ है, लेवल ऑफ वाटर क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया है यहाँ पे। मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ से ना लेवल घट रहा है ना बढ़ेगा। तो बताओ किस केस में अगर देखेंगे तो एनर्जी चेंज जो है वो फर्स्ट के जैसा है। तो फर्स्ट का जो एनर्जी का जो चेंज हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो किसके बराबर है, सेकेंड है वाला का थर्ड के बराबर है।
मैं प्रोसेस समझ में आ रहा है? सेकंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, एक रॉड को हमने फर्नेस में डाला है, तो फर्नेस में डालेंगे तो क्या होगा, सबसे नज़दीक वाला रॉड के पार्ट होगा उससे ज़्यादा गर्म होगा, उसके बाद उससे कम होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। पहले वाले केस में क्या हुआ है, लिखा हुआ ना, इक्विलिब्रियम स्टेट हैज बीन अटेन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन चुका है। Yes, sir. इक्विलिब्रियम हो चुका है तो मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एनर्जी का फ्लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, खत्म। लेकिन क्या फर्नेस में जो हम रॉड डाले हैं, क्या उसमें एनर्जी का फ्लो रुक गया? जो फर्नेस रॉड डाले हैं नहीं रुका है, देखो क्या क्यों नहीं रुका है, क्योंकि टेम्परेचर क्या Yes, है sir. इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग अलग टेम्परेचर है ना जी। और टेम्परेचर अलग अलग है तो एनर्जी Yes, sir. तब तक फ्लो करेगा यहाँ फर्नेस से रॉड में जब तक कि पूरा रॉड क्या हो जाए, सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, नहीं समझ में आया क्या बोला मैं? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक एनर्जी फ्लो करेगी ना, नहीं समझ में आया? एक टाइम आ जाएगा कि पूरा रॉड का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए तो एनर्जी का फ्लो होना बंद, तो जाके बोलेंगे हाँ भैया अब इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, कि अब इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि लेवल ऑफ वाटर बेगम, पानी यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक, नल खोल दी, पानी गिरने लगा, गिर रहा है, पानी गिर रहा तो एनर्जी कम हो रही है ना जी, इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, नल खोलने पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक टाइम आएगा कि उसका लेवल क्या होगा, वाटर का लेवल का, इस नल के नीचे जब आएगा पानी तो पानी गिरेगा नहीं, नहीं गिरेगा, तो लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर बिकम कांस्टेंट, लेवल पानी क्या होगा, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी फिक्स हो गई, यहाँ पे एनर्जी अब चेंज नहीं हो रही है, बोलो हाँ। तो इसमें तो एनर्जी चेंज होगी क्योंकि इसमें अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुँचा है, इसमें फिक्स हो गई क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, तो वाटर लेवल समझो कि तुम्हारे एक तरीके से क्या है, प्रोसेस हो रहा है कि वाटर लेवल घट रहा है, जैसे नल खुला हुआ है तो वाटर लेवल घटेगा। एक टाइम आएगा कि जहाँ नल के नीचे पानी आ जाएगा तो फिर अब वाटर लेवल घटना बंद हो जाएगा, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी, ना तो उसका लेवल बढ़ रहा है ना लेवल घट रहा है, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुँच गई। लेकिन यहाँ पे बात करें तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो इस कंडीशन के लिए बात करें तो आप देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो करेगा ही करेगा। भी कब तक फ्लो करेगा, जब तक टेम्परेचर पूरा पूरा T1 T3 T3 सब सेम नहीं हो जाता है। तो क्या आंसर होगा, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ वन इज सेम एज इन दैट ऑफ, किसमें, सेकेंड या थर्ड या दोनों, बोलिए। गुप्ता जी, देखो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, डी, none, because in second and third the flow of energy or matter take place only in one direction, while in equilibrium state the flow of energy take place in both direction equally. Thus one is dynamic equilibrium while And second and third are called steady state, static equilibrium। दो आंसर क्या होगा, अगर सपोज करो इसका yes, sir. टेम्परेचर इसका अगर फिक्स भी हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, तो ये फर्नेस के अंदर है, अरे बोलो ये वाला पार्ट क्या है, फर्नेस के अंदर है, Yes, sir. और ये वाला पार्ट क्या फर्नेस के बाहर है। तो ये टेम्परेचर ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर रहेगा, अरे बोलो ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर रहेगा, और जो बाहर सराउंडिंग में है वो लो टेम्परेचर पर रहेगा। तो हमेशा क्या होगा, एनर्जी का फ्लो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा? No, ठीक sir. है। अच्छा दूसरी बात देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी बात देखो कि यहाँ पे एनर्जी जो है सिर्फ या सेकंड में देखेंगे तो एनर्जी कहाँ से कहाँ नहीं. फ्लो कर रहा है, फर्नेस से इधर फ्लो कर रहा है रॉड की तरफ। क्या कभी इधर से फर्नेस तरफ हीट फ्लो करेगा? Most नहीं करेगा। सिमिलरली same हो. वाटर का लेवल घट रहा है, वाटर लेवल क्या हो रहा है, सिर्फ घट रहा है। क्या वाटर लेवल कभी बढ़ेगा? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब दोनों तरफ रेट क्या हो, सेम, मतलब दोनों तरफ फ्लो करने की एबिलिटी हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हमें इक्विलिब्रियम में क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए। यहाँ पे इसका रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, अनसॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। इन टू लेबोरेटरी लैब 1 एंड लैब 2 द रिएक्शन किया गया है ये आज कैरिड आउट इन ओपन एंड क्लोज वेसल रिस्पेक्टिवली द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टडीड इन, एक लैब 1 है एक लैब 2 है, एक लैब में ये रिएक्शन करवाया जा रहा है, एक लैब में ओपन वेसल लिया गया है एक में क्लोज वेसल लिया गया है। तो बताओ किस लैब में दोनों में होगा ना? डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा, लैब 1 लैब 2 लैब दोनों में, नन ऑफ। क्लोज वेसल वाले में होगा। बोलो किसमें होगा? मैंने क्या बताया था ऊपर में कि अगर गैसियस रिएक्शन क्लोज चाहिए, क्लोज। गैसियस अगर होता है तो आपको डब्बा बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बिना क्लोज वेसल के इक्विलिब्रियम बनेगा क्या? गैस अगर सॉलिड लिक्विड है या सिर्फ लिक्विड लिक्विड है तो चलो ओपन वेसल में काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे गैस इन्वॉल्व है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या होने के लेना पड़ेगा, वो क्लोज चाहिए। तो लैब 2 वाले में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनने का चांस है। लैब 2 आंसर होगा इसका, ग्राफ कहाँ है? हाँ या ना? ग्राफ कहाँ है? ग्राफ नहीं दिख रहा। हाँ चलिए बताइए इसका, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए। हाँ बोलो, हाँ दिखाते हैं इनको ना। द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, ग्राफ कहाँ आ गया, ये है आंसर, तुमको दिखाई हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स आंसर तुमको मिल। हाँ बताओ जल्दी बताओ। द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन है, कौन सा होगा, कौन सा रिएक्शन इस ग्राफ के लिए ठीक हो रहा है बताओ, ये कौन सा बढ़ रहा है? जल्दी बताइए। अरे भैया देखो तो एक कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, एक कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट, बढ़ रहा है, रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में किसका कंसेंट्रेशन बढ़ता है, रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का होता है डिक्रीज और प्रोडक्ट का क्या होता है इंक्रीज। तो ए क्या होगा यहाँ पे, ए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और घटता किसका है, रिएक्टेंट का, तो घट किसका रहा है, बी का घट रहा है और सी का घट रहा है। तो बी और सी क्या होगा तुम्हारा, रिएक्टेंट होगा, और ए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो क्या होगा आंसर, बी प्लस सी गिव ए। आया समझ में, बोलो आंसर देखो यहाँ पे, सी समझ में आया बात, कोई दिक्कत? चलिए एक मिनट रुकिएगा, दूसरा फाइल खोलते हैं। यस सर। चलिए सबको ये दिख रहा है लेक्चर 2, तो लेक्चर 1 का था वो जो पीछे छूट गया, थोड़ा सा लेक्चर 1 का था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं लेक्चर 2 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जो पढ़ने जाएंगे हम लोग उसको है वो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, बाय क्या लिखा हुआ है, गोल्डबर्ग एंड वैगन। तो एक ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, चीज़ें बहुत समझने वाली चीज़ें यहाँ पे, कि रेट एट विच अ सब्सटेंस या फिर जो रिएक्टेंट है, रेट एट विच अ सब्सटेंस और रिएक्टेंट जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस या रेट ऑफ गिवन रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा कि कितने किस रेट से फास्ट होगा स्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उस सब्सटेंस का एक्टिव मास कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लीटर। और जो एक्टिव मास होता है लीटर। वो हमारे लिए क्या है, तो एक्टिव मास जो होगा वो होता है हमारे लिए क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोलारिटी, है ना, क्या बोलते, हाँ, तो मोल पर लीटर, ठीक। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, और किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, जनरली बोला जाता है कंसंट्रेशन में नापते हैं उसको, है ना, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली हम लोग कंसंट्रेशन में मतलब मोलर कंसंट्रेशन में नापते हैं, ठीक है। ऐसा में क्या बोलते हैं, अब तुम लोग पढ़ा भी होगा मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, मोल ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मोलर सब्सटेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ, है ना, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात, आया समझ में। एक और बात, इट इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है A प्लस B गिव C, तो इसका एक्टिव मास कैसे लिखेंगे, इसका एक्टिव मास तो लिखने का तरीका होता है A, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको लिखना होता है कैसे लिखेंगे, B लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, B, इसको लिखना कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट C, क्या लिखा हुआ है, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज A या N2 है तो N2 एक्सेट्रा। ऐसा में क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट दो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो ध्यान से क्या है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्या है, क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि A प्लस B गिव प्रोडक्ट, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ऐसा में स्मॉल a स्मॉल b क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और स्क्वायर ब्रैकेट a क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a, स्क्वायर ब्रैकेट b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b। आया समझ में, कोई दिक्कत, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, K A की पावर A B टू द पावर B, ठीक है, कांस्टेंट, आया समझ में, रेट कांस्टेंट। चलिए इतना फटाफट लिखिए इस जल्दी से, यस सर, आया समझ में सबको। तो और यहाँ पे K क्या है, K क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आगे चले, नो सर, नो सर, कट जाने के बाद 10 मिनट के लिए दोबारा से आएंगे, ठीक है, अगर ये टाइम खत्म हो जाता है तो 10 मिनट के लिए दोबारा से आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, अरे बोलो, हाँ चलिए आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की तो बात करते हैं, क्या होता है, वहाँ तो बात की थी हम लोग, किसकी बात किए थे हम लोग, रेट कांस्टेंट बात की, रेट कांस्टेंट की बात की थी, वो क्या था, रेट कांस्टेंट की बात की थी, दैट इज के था, ठीक। नेक्स्ट है फॉर जनरल रिएक्शन, अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, रिएक्शन ऐसे भी होगा, आगे भी होगा, A प्लस B गिव C प्लस D, और ऐसा होगा आगे भी होगा, और वो तो अकेले था कि A था B था गिव
सी Yes, सी sir. प्लस डी डी, मतलब ऐसा नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट लिखा हुआ था, तो क्या होता है, रेट क्या हो गया था, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख दिए थे हम लोग, के, है ना, इसको हम लोग के एफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, के ओ क्या लिख सकते हैं, के ओ क्या लिख सकते हैं, के एफ मतलब फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, मतलब ये रिएक्शन किस आगे जा रहा है ना जी, अरे बोलो कहाँ लिख सकते हैं, तो के एफ लिख सकते हैं, या सिमिलरली अगर कुछ वन डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, मतलब अगर ये इरिवर्सल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, के Yes, लिख के sir. क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम जो हम लोग चैप्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हम लोग को A और इक्विलिब्रियम B. पढ़ना है, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड भी Reaction. स्पॉन्टेनियस होगा और बैकवर्ड भी स्पॉन्टेनियस होगा, बोलो हाँ यार। तो बताओ अगर हम बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, तो जब रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रहा होगा तो उसमें रिएक्शन कौन होगा, सी और डी होगा। जब फॉरवर्ड जा रहा होगा ए और बी तुम्हारा क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया। अच्छा दूसरी बात करते हैं कि अगर वो बैकवर्ड जा रहा होगा तो क्या होगा तुम्हारा, कौन होगा रिएक्टेंट यहाँ पे, सी और डी होगा। तो इसी तरह से हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, Yes, sir. तो फॉरवर्ड रेट की बात करें, रेट अगर बात करें फॉरवर्ड की बात करें तो क्या लिखेंगे, KB. के एफ लिख सकते हैं, C to the क्योंकि power. कॉन्सेंट बदलना पड़ेगा ना, नीचे का कॉन्सेंट अलग होगा, ऊपर का कॉन्सेंट अलग होगा, D. तो के एफ कंसेशन ऑफ ए टू द पावर ए, Yes, कंसेशन ऑफ sir. बी टू द पावर बी, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, रेट अगर बैकवर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा, के बी, Equal. हाँ Same होगा. सी टू द Same पावर होगा. सी एंड डी टू द पावर डी, लिख Yes, सकते हैं sir. ऐसा। Yes, sir. अरे बोलो हाँ या ना, एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता था बताओ, जब फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट क्या होता था, सेम, जब सेम होता था क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, तो क्या होगा देखो आंसर, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड बाय, कंसंट्रेशन ऑफ Sir, K to the रिएक्टेंट power एंड प्रोडक्ट जो KB है होगा. इक्विलिब्रियम के टाइम पे किस तरीके से रिलेटेड होगा, तो हमने क्या आया यहाँ से, के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी एंड दैट इज के सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी, बोलो हाँ है ना, बैकवर्ड, D. हाँ के भी लिख दीजिए चलो, डी बोलो हाँ है ना, दोनों को बराबर होगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो के एफ बाई के बी Yes, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसेशन ऑफ डी टू द पावर डी, कंसेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसेशन ऑफ बी टू द पावर बी, बोल ये हो जाएगा, होगा। तो ये कब आया, ये कब आया, ये तब आया जब इक्विलिब्रियम बन गया, ये कब आया, जब इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन हो गया, जब इक्विलिब्रियम बना। तो इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है वो मिल जाएगा यहाँ से, बोलो हाँ है ना, तो क्या आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो रेशियो जो होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का किसके बराबर होगा, के एफ बाई के बी, और इसी के एफ बाई के बी को हम लोग एक नया टर्म देते हैं, नाम देते हैं के सी, क्या नाम देते हैं इसको, के सी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, के सी मतलब के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ सी, क्या लिखा हुआ कंसंट्रेशन, के सी के क्या लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, के ई क्यू लिखते हैं, क्लियर है बात, ऐसे समझ में। तो के सी क्यों लिखा है यहाँ पे, तो के सी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे Yes, क्या है, sir. सब कंसंट्रेशन है। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग के पी पढ़ेंगे, के पी इसके नीचे के पी मतलब यहाँ जो होगा प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे जो सी डी ए लिखा हुआ है ना, जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, Concentration. नेक्स्ट क्या है, के सी इज द कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन, इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, वेयर ऑल द कंसंट्रेशन आर एट इक्विलिब्रियम। जो भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ए का कंसंट्रेशन है, बी का कंसंट्रेशन है या सी का कंसंट्रेशन है, वो सब किस टाइम का कंसंट्रेशन होगा, जब इक्विलिब्रियम बन गया होगा और वो कंसंट्रेशन बदलने, क्योंकि के एफ और के बी क्या है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो बगल वाला जो है सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, सी भी कांस्टेंट होना चाहिए,
डी भी कांस्टेंट होना चाहिए, ए भी कांस्टेंट होना चाहिए और पी भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट No, बिकम sir. कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस टाइम का कंसंट्रेशन होगा, वो इक्विलिब्रियम टाइम का कंसंट्रेशन होगा और वो क्या होगा, PCl. ठीक है, एंड No, एक्सप्रेस sir. इन मोल One. पर लीटर। One. बोला यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अगर मान लो हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि PCl5 गैस गिव PCl3 प्लस Reactor. Cl2 गैस, तो क्या हो जाएगा, केसी क्या लिख देंगे यहाँ पे, केसी Yes, sir. किसी क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ P, पावर कुछ है, क्वेश्चन कुछ है नहीं तो 1 हो गया, PCl है ना, PCl3 का पावर कुछ नहीं है, Cl का पावर कुछ नहीं है, तो PCl3 Yes, sir. तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, तो इसका मल्टीप्लाई अपॉन ये, क्लियर है बात? इससे क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, तो क्या हो जाएगा, NH3 की पावर 2, N2 की पावर कुछ नहीं 1 हो जाएगा और NH2 पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। बोलो है ना, इस तरह इसका लिख सकते हैं हम लोग आराम से, है ना, H2 की पावर हाफ, I2 की पावर हाफ, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक, क्या सबको समझ में आ गया, ये कैसे लिख सकते हैं, किसी क्वेश्चन का अगर दिखा हुआ हो तो हम लोग आराम से उसका इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं Kp। नेक्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं, Kp। Kp में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ, वहाँ पे क्या लिखे थे, कंसंट्रेशन लिखे थे ना जी, ए का, बी का, सी का, यहाँ क्या लिखेंगे, अब कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि सारा का सारा क्या है यहाँ पे गैस के फॉर्म में है, तो हम चाहे तो कंसंट्रेशन ना लिखें, क्योंकि पता है कि जितना ज़्यादा अमाउंट होगा गैस का उतना ज़्यादा क्या होगा उसका, जितना ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आया? एक कंटेनर फिक्स कर दो, वॉल्यूम फिक्स कर दो, मोल बढ़ाओगे उसका तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका। सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब आप चाहो तो उसको आप Pressure. प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, नहीं ले सकते प्रेशर के टर्म में, ले सकते हैं ना जी, क्या ले सकते हैं उसको, प्रेशर, क्योंकि मोल बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सिमिलरली मोल बढ़ाओगे तो गैस के लिए क्या बढ़ेगा, प्रेशर ही बढ़ेगा। ऐसा समझ में, यहाँ कंसंट्रेशन यूज ना करें, क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या यूज करने जा रहे हैं हम लोग, प्रेशर यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, बस। इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन विच कंटेन एटलीस्ट वन गैसियस कंपोनेंट, इसमें से क्या होगा, एटलीस्ट किसी एक में, इस रिएक्शन में कोई सा भी एक गैस होना चाहिए, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, उसकी चीज़ के लिए हम लोग Kp डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि A गैस प्लस B गैस गिव C गैस प्लस D गैस, जैसे Kp क्या लिख सकते हैं हम लोग, Kp लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, प्रेशर ऑफ B टू द पावर D। बात वही है, बस वहाँ पर क्या था, कंसंट्रेशन दिया हुआ था, यहाँ पे क्या ले लिया गया है, प्रेशर ध्यान नहीं किसका लेते हैं प्रेशर, जो गैस का होगा उसका लेंगे प्रेशर, ठीक है। वेयर वेरियस प्रेशर्स आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेरियस Yes, गैस। sir. पीसी है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। पीडी जो है, मान लो इस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, मान लो ए Partial प्लस pressure. बी गिव सी प्लस डी, D. तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ ए भी होगा, कुछ बी भी होगा, कुछ सी भी होगा, कुछ डी भी होगा, तो सबको कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना जी। तो ये पीसी जो मैंने लिखा है, पीसी जो लिखा है मैंने, ये पीसी जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा पीसी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पीए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है बात, समझ में आएगा? तो इस टाइप से हम तो केसी सीख लिया हम लोग, केसी कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात किया हमने केपी कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है के एक्स मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको आप, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। जैसे कि मान लो रिएक्शन हुआ ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो उसमें क्या होगा, कुछ ए का मोल होगा, कुछ बी का मोल होगा, कुछ सी का मोल होगा, कुछ डी का मोल होगा, तो यू हैव टोटल मोल एन टी होगा ना जी। तो मोल ऑफ ए बाई एन टी लिख दीजिए, ऐसा में मोल ऑफ बी बाई एन टी लिख दीजिए। समझ में आ रहा बात? तो वहाँ पे फ्रैक्शन कंसंट्रेशन ना लिख के, प्रेशर ना लिख के क्या लिख दिए वहाँ पे, केस लिख रहे हैं। तो केस में क्या हो जाएगा, तो केस में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर बी स्टेप्स। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डी टू द पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर बी। समझ में आ रहा बात? नो सर। तो जो यहाँ पे दिया रहेगा, इंडिकेट दिया रहेगा, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना। कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन की पावर में जो कोफिशिएंट वो डाल देंगे, प्रेशर दिया रहेगा तो प्रेशर की पावर में वो डाल देंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो मोल फ्रैक्शन की पावर में वो डाल देंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? क्या लिखा हुआ, वेयर एक्स
कि Yes, sir. एक्स 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 डी एक्स ए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स नहीं, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी आर द मोल Total फ्रैक्शन ऑफ pressure. ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में क्या Yes, बोल रहा हूँ sir. मैं? अच्छा तुम बताओ, पार्शियल प्रेशर क्या होता है किसी भी गैस का? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है ना जी। पी ए क्या होता है? पी ए इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू में टोटल प्रेशर। ये सब याद है ना, गैस स्टेट वाला चीज़? हाँ, चलिए Yes, sir. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि केपी में और केसी में क्या रिलेशन है। केपी में और केसी में क्या रिलेशन है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो हमें पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। अरे बोलो, बोला. वी को यहाँ डाल दो तो क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू क्या होगा? एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या होता है? मोल ऊपर नीचे क्या है? वॉल्यूम। लीटर. क्या हो जाएगा ये? सी हो जाएगा। अरे बोलो, पी इक्वल टू सी आर टी। सी क्या हो जाएगा? ये मोलरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? मोलरिटी। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? P इक्वल टू सी आर टी। भैया सी क्या है? N बाई वी, मोल पर लीटर। Yes, sir. आया समझ में? तो PC क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर PC की बात करें तो क्या लिखेंगे? तो PC की बात क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट ऑफ C आर टी लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा PD क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट ऑफ D आर टी। समझ में आ रहा है? P क्या लिख देंगे? कंसिस्टेंट ऑफ A आर टी। बोलो, हो सकता है ना जी? जब प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, ये सब लिख सकते हैं ऐसा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने क्या किया? केपी की जगह क्या कर दिया? पुट कर दिया मैंने। केपी क्या लिखा हुआ था? तो केपी लिखा हुआ था प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, ये से लिखा हुआ था ना जी। प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए और प्रेशर Yes, ऑफ बी टू द पावर बी, ये से लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? तो जो पी ए पी बी सबको क्या कर दिया? ऊपर जो मैंने टर्म निकाला उसको लिख दिया ऐसे। पीसू ऐसे लिख दिए तो क्या हो जाएगा? सी की पावर सी आर टी की पावर सी। होगा ना ऐसा? लिखा जाएगा ऐसा? बोलो। पी सी पी डी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? कंसिस्टेंट ऑफ सी आर टी सबसे रिप्लेस कर दिया। तो तुम क्या कर दो? सी टू द पावर सी अलग निकाल लो। सी टू द पावर सी क्या कर दो? अलग निकाल दो। डी टू द पावर डी को क्या कर दो? अलग निकाल दो। ए टू द पावर ए अलग निकाल दो। बी टू द पावर बी अलग निकाल दो। क्या मैंने इसको निकाल दिया अलग? कोई दिक्कत? और आर टी बहुत जगह कॉमन है, तो आर टी में जो सेम पावर, तो वहाँ पर सी और डी जुड़ जाएगा कि ऊपर मल्टीप्लाई में है और नीचे आर टी में पावर क्या है? ए और बी क्या है? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? आर टी पावर क्या हो जाएगा? सी डी माइनस ए प्लस बी। तो याद करो, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये क्या आता था? याद है? पढ़ाया था तुम लोग को। डेल्टा एच और डेल्टा यू लिखवाए थे। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, याद है? हैं? डेल्टा एन जी क्या होता था? मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, याद है? यस सर। हेलो। यस सर, डेल्टा एन के बराबर है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस में उसके बाद नंबर ऑफ डेल्टा एन जी याद है कि नहीं याद है? रिएक्टेंट का कि मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, याद है कि नहीं? मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, याद करो, लिखवाए थे। तो सी प्लस डी क्या है? हाँ, तो सी प्लस डी मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ, इसको क्या लिखें? इसको डेल्टा एन जी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं डेल्टा एन, नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? इसको देखोगे ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा के सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? के सी। और के सी मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? तो आर टी डेल्टा एन। तो क्या हो गया? रिलेशन क्या आ गया? तो जो के पी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? के सी इंटू में आर टी डेल्टा एन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। आया समझ में? कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। सुन, यहाँ तक लिख लिया इसको? अरे बोलो सब, यहाँ सब इसमें लिखा है इसको? इसमें लिख रखा है सबने? यस सर। अरे बोलता ही नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आई सबको? हेलो, हाँ सब यहाँ तो समझ में आ गया? ये क्या लिखा हुआ है भैया? डेल्टा एन जी क्या लिखा हुआ है? सी डी माइनस ए बी।
कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन जी Yes, इन्वॉल्व sir. ओनली द क्या लिखा हुआ Yes, है गैसियस कंपोनेंट। No, sir. हम उसी को लेंगे एनजी में जो कि गैसियस होगा, उसके अलावा नहीं लेंगे। क्या लिखा हुआ है डेल्टा एनजी लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? डेल्टा एनजी क्या हो सकता है? तो डेल्टा एनजी कैन बी पॉजिटिव, मैंने पहले भी लिखा चुका तुम लोग को। डेल्टा Yes, एनजी sir. पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। जिसकी बात करें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करने में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। इसमें सिर्फ गैसेस प्रोडक्ट यही है ना जी, ये बाकी से तो सॉलिड है। तो क्या होगा 1 माइनस जीरो, डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो। तो कितना होगा डेल्टा एनजी कितना है उसका 1 हो जाएगा। बोलो है Yes, sir. बिकॉज देयर इज ओनली वन No, gaseous component in product, there is no gaseous product in reactant। आया समझ में? इसका Kp क्या हो जाएगा इसका, तो Kp हो जाएगा Kc इंटू RT की पावर 1 हो जाएगा। आया समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए वेरी गुड। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या है कैसे है। चलिए सबने लिख लिया इसको। तुम लोग अब Kp और Kx में रिलेशन निकल लिखा पड़ा जल्दी से। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx के बीच में खुद से करके दिखाओ जल्दी से। 2 मिनट देता हूँ तुम लोग करने के लिए, जल्दी से करो देखो। Kp एंड Kx के बीच में रिलेशन लिख के दिखाओ जल्दी से, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। रेडी हो? बताओ क्या होगा। देखो क्या है, pressure of C to the power C, partial pressure सीधा आंसर दिया हुआ है इसका, खुद से चाहो तो निकाल to सकते the हो power इसको। D, शुरू करें, निकालना A शुरू करें to the क्या? power A, Kp क्या होता था B, बोलो? X A to the power mole fraction of A, G to प्रेशर ऑफ C to the power C, प्रेशर ऑफ D to the power D, प्रेशर D, ऑफ A to the power A, B A, to the power B। Kx क्या था? B. Kx क्या था? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन ऑफ xc c x d to the power d by x a to the power a Into and x b to the power b, यही था, है ना? तो अब देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि Pa क्या था, याद करो। P क्या लिखे थे, टोटल प्रेशर, yes, sir. और XA याद है। PB क्या लिखे थे, टोटल प्रेशर XB। PC क्या लिखे थे, PT, टोटल प्रेशर XC। PD क्या लिखे थे, टोटल प्रेशर XT। बोलो ये लिखे थे। तो PA PB PC PD को रिप्लेस कर दो इससे, तो क्या बन जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा Kp क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो? तो क्या हो जाएगा PT टू B. PT Yes, sir. XC की पावर C, PT XD की पावर D। नीचे क्या हो जाएगा PT XA की पावर A, PT XB की पावर B। बोलो हाँ है ना, हो जाएगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से XC C की पावर C, plus हाँ डेल्टा XD की पावर A D plus B. बाई Yes, sir. X A की पावर A KX. X B टू दी पावर B इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से P P टू दी पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा N. डेल्टा एन हो जाएगा। C Yes, प्लस डी sir. माइनस होगा डेल्टा एन कि नहीं होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है तुम्हारा KX। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो KP इक्वल टू क्या हो जाएगा
के एक्स और Yes, पी sir. टी की पावर No, sir. समझ में आया बात है, यही चीज लिखा हुआ Yes, है। और यहाँ पी क्या है, दिस इज टोटल प्रेशर है, लिखा भी वहाँ पे वेयर पी इज टोटल प्रेशर, सबका प्रेशर मिला है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत? पक्का? 2 है। 2 है चलिए फटाफट 2 सबका माइनस डेल्टा होगा निकाल 1 के दिखाइए। 1 होगा डेल्टा 1 होगा सबका डेल्टा निकाल के दिखाइए फटाफट से। बताओ पहले कितना है, 2 पहले का कितना है डेल्टा एन, 2 होगा माइनस 1 होगा कितना है माइनस 1 2 माइनस 1 4 1, होगा। किसका बताओ, -2 नीचे वाले का होगा। बताओ, 2 माइनस 0 2 होगा सर 2, इसका 2 minus 2 0. 2 माइनस 3 2 माइनस 4 ना, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे बताओ यस सर नीचे वाले का फोर्थ का 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक। Delta. जैसे ही डेल्टा एन 0 हो जाएगा उसका क्या होगा, के पी के सी के सब हाँ। बराबर नहीं हो जाएगा, Delta. बोलो है ना, हम्म, क्योंकि देखो ध्यान से, के एक्स क्या था, सॉरी के पी क्या था, के सी टू द पावर आर टी बाई डेल्टा एन, और के पी क्या था, Equal. केस है ना, पी टू द पावर डेल्टा एन, No, डेल्टा sir. एन डेल्टा दोनों का क्या है, 0 है, 0 होते हैं क्या होता है, 1 होता है वो चीज़, No, sir. तो क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू के सी इक्वल टू के सी। तो याद रखिएगा, अगर किसी का डेल्टा एन sir. अगर 0 होता है तो उसके लिए No, के sir. पी के सी और के एक्स क्या हो जाएगा, सबके लिए सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट, समझ में आया सबको यहाँ तक, कोई डाउट? Yes, sir. यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी का क्या होगा, यूनिट क्या होगा केपी का, एटीएम के पावर डेल्टा एन, बोलो हाँ या ना, क्या लिखे थे यहाँ पे, केपी लिखे थे ना जी, तो प्रेशर यहाँ भी, प्रेशर यहाँ भी, प्रेशर यहाँ भी, प्रेशर यहाँ भी, ये था ना प्रेशर, प्रेशर Minus A plus B. बोलो, तो यहाँ पे एटीएम, यहाँ भी एटीएम, Delta N. यहाँ पे एटीएम, यहाँ पे एटीएम, बोलो हाँ या ना, एटीएम के पावर सी, एटीएम के पावर डी, एटीएम के पावर ए, एटीएम के sir. पावर बी, यही था ना। तो एटीएम के पावर क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, सी प्लस डी Yes, sir. माइनस ए प्लस डी, And मतलब क्या होगा, एटीएम टू द Yes, पावर sir. डेल्टा एन, समझ में आ गया, यूनिट ऑफ केपी, या समझ में आ गया केपी क्या होता है। अच्छा यूनिट ऑफ Limitless. केसी क्या हो जाएगा, तो किसी क्या होता है, मोलिटी होता है ना जी, तो मोलिटी की Yes, पावर sir. क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा, बोलो No, हाँ sir. और केक्स क्या होगा, यूनिटलेस, क्योंकि खुद केक्स क्या आता है, यूनिटलेस होता है, केक्स क्या होता है, खुद ही यूनिटलेस होता है, तो केक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं, नोट्स क्या है, नोट्स क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट कैरी एनी यूनिट बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी आर यूनिटलेस क्वांटिटी। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है, एक्चुअली में देखोगे अगर हम बात करें फर्दर की बात करें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, चाहे वो केपी हो, चाहे केसी हो, चाहे केएक्स हो, ये यूनिटलेस माना जाता है। तो वो अलग बात है कि हम एक्टिविटी जो होती है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी चीज़ की जो एक्टिविटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। No, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो किसी की एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन देने में, हम कितना तेज हैं, हम इलेक्ट्रॉन देने के अंदर है, हो सकता है किसी का पेंटिंग में, जैसे मान लो तुम्हारा कोई तेज है, समझ में आ रहा है, किसी का माइंड शार्प है, No, sir. तो माइंड शार्पनेस का कोई यूनिट थोड़ी है क्या, हो सकता है किसी का मैथ में माइंड खूब चलता हो और किसी का हो सकता है साइंस खूब दिमाग चलता हो, तो शार्पनेस का नापने का कोई यूनिट नहीं है, बोलो है ना, है क्या, नहीं है। तो उसी तरीके से क्या होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, भाई ये अपने फील्ड में वो तेज है, ये अपने फील्ड में वो तेज है, तो उसी तरीके से शार्पनेस, उसी तरह से किसी भी कंपाउंड किसी सब्सटेंस की एक्टिविटी कितना तेज है, Yes, कितना रिएक्ट कर रहा है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन वो अलग बात है कि हम उसकी एक्टिविटी को, जैसे हो सकता तुम्हारे क्लास सब बच्चा साइंस का ही बच्चा है, सब हो सकता है हम क्या मानेंगे,
सबसे ज़्यादा तेज कौन होगा, तुम्हारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा तेज को कैसे मानेंगे हम, जो साइंस सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। नहीं समझ में आया? सारे बच्चे साइंस के ही हैं तो उसमें क्या मानेंगे, तुम्हारी एक्टिविटी कैसे मानेंगे, तुम्हारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका सबसे ज़्यादा साइंस में मार्क्स आएगा। तो अलग बात है कि एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन बशर्ते क्या होता है कि हम उसको कभी कंसंट्रेशन मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट कैरी एनी यूनिट बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज आर यूनिटलेस क्वांटिटी अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वेयर एक्टिविटीज आर नॉट नोन above type of equilibrium constant and their unit are implied। सर्कमस्टांसेस से क्या बोल सकते हैं कि ऊपर में हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जो यूनिट यूज किए हैं, कंसंट्रेशन यूज किए हैं, प्रेशर यूज किए हैं, तो हम उसको ही इम्प्लाई कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमको तो नोन नहीं है ना एक्टिविटी का क्वांटिटी यूनिट क्या होती है, लेकिन हमने जो वहाँ पे यूनिट यूज किया उसी को मान लेते हैं हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात करें, ऑल्दो दे हैव देयर ओन एक्टिव मास, तो अपना खुद का एक्टिव मास होता है, बट दे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? देयरफॉर दिस आर टेकन टू बी यूनिटी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। क्या बोलते हैं कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की बात करें तो उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। बात रखिए, जैसे कि इसकी बात करने जाए, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है प्योर, तो उसकी एक्टिविटी क्या मानेंगे, यूनिटी मानेंगे। क्योंकि मान लो इतना बड़ा सॉलिड है, मान लो इतना बड़ा सॉलिड है ना जी, इसमें से मान लो इतना पार्ट रिएक्ट कर गया, तो बचा हुआ पार्ट में कोई चेंज हुआ नहीं ना? यस सर। लेकिन अगर बात करें, सपोज करो एक पानी में चीज रखा हुआ है, 10 मोल रखा हुआ है, 10 मोल रखा हुआ है 1 लीटर पानी में, बोलो हाँ या ना? 1 लीटर पानी 10 मोल रखा हुआ है, 10 मोल NaCl रखा हुआ है मान लो, इसमें से मान लो 1 मोल रिएक्ट कर गया, कितना मोल बचा, 9 मोल बचा। इसमें कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना जी, बोलो हाँ या ना? लेकिन अब मान लो अगर सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट इतना बड़ा टुकड़ा है सॉलिड का, तो इसमें से हम थोड़ा सा तोड़ लें तो बचा हुआ पार्ट के अंदर कोई चेंज हुआ, कंसंट्रेशन अभी भी उसका वही है, डेंसिटी अभी भी उसका क्या है, वही है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ पानी में अगर कोई चीज़ डिजॉल्व है तो मोल फिक्स होगा, तो मोल फिक्स होगा तो क्या होगा, कुछ मोल अगर डेट कर जाता है तो बचा हुआ मोल सेम पानी के अंदर रह जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा में इसलिए क्या बोला जाता है कि प्योर सॉलिड और लिक्विड का क्या मानते हैं, एक्टिविटी क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। देखो क्या से कहा, इसका और इसका, ये दोनों क्या होगा, एक्टिविटी क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, तो कैसे क्या लिखेंगे बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ CaO लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CaO CO3 लिखेंगे ना। लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, चेंज होगा, इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, तो कैसे क्या बन जाएगा सीधे, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बन जाएगा सीधे। क्लियर बात, क्योंकि ये चीज़ सॉलिड है, ये चीज़ भी सॉलिड है। Kp की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2 होगा, कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड, इसका कोई प्रेशर होगा नहीं। ऐसा में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से, फॉर वेसल्स एच ऑफ वॉल्यूम 4 लीटर कंटेन इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम इतना ग्राम, वेयर कंटेनर विल कंटेन सेम मोलर कंसंट्रेशन एंड सेम एक्टिव मास एज इन A। ठीक है, क्या बोला हुआ है, विच कंटेनर कंटेन सेम मोलर कंसंट्रेशन एंड सेम एक्टिव मास एज A। A में जो कंसंट्रेशन है बताओ, बाकी सब किस में सेम होगा बताओ। कंसंट्रेशन मतलब क्या निकालना है आपको, मोलिटी निकाल लो। इसका 1 मोल है, 1 मोल 10 लीटर में है, आधा, इसे कितना है 18 ग्राम। ये भी 1 मोल है, ये भी कितना होगा में होगा, 1 लीटर में होगा। ये भी कितना है, 1 ही मोल है, 1 मोल है, ये आधा मोल है। ये Cl2 कितना मोल है, आधा है, आधा मोल 10 लीटर, आधा मोल 10 लीटर में, और ये कितना है, ये भी 1 मोल है 10 लीटर में, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। तो इससे कौन कौन सेम है, A के सेम में कौन है, B से सेम है और D सेम है, बोलो। नो सर। कंसंट्रेशन की बात करें हम लोग, CO2 की बात कितना हो जाएगा,
तो 1 मोल बाई 10। हाँ सर। कंसंट्रेशन ऑफ डी। वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल बाई 10। समझ में आ रहा बात? यस सर। कोई दिक्कत? जो आंसर क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी और डी हो जाएगा, सॉरी बी और डी हो जाएगा, बी और डी, सी नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल करके दिखाओ हिंदी से। चलिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? Yes, इस टाइप sir. क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तुमने इस क्वेश्चन को लिख लो पहले, इस क्वेश्चन को लिख लो, तो ट्राई इसका करना रिकॉर्डिंग खुद से एक भेज बार। दीजिएगा। क्वेश्चन को लिख लो और फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक? आज वाला सर। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से, और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बात आज वाला भेज दीजिएगा। इसका डाल दिए रिकॉर्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम का 1 का तो डाल दिए हैं, यस। फर्स्ट का चला गया है तुम लोग का इक्विलिब्रियम का रिकॉर्डिंग। हाँ आज वाला शाम तक चला जाएगा। हो गया, बंद करें इसको। चलिए तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।